Hello students, today we discuss about mandates from formulation of curriculum policy। अर्थात कैरिकुलम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए कौन कौन से जनादेश जारी किए गए। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कैरिकुलम पॉलिसी। Curriculum policy is a statement of aims and principles related to the school's curriculum. It will be reviewed annually by the government body curriculum subgroup। That means कि कैरिकुलम पॉलिसी वह होती है जिसमें कैरिकुलम से रिलेटेड एम्स एंड प्रिंसिपल्स का जिक्र किया जाता है और यह प्रति वर्ष संशोधित भी किया जाता है। डिफरेंट तरह के कमिटीज डेवलप करके कैरिकुलम पॉलिसी में संशोधन कार्य किया जाता है। इसमें किन किन बातों को इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें फोकस किया जाता है इवैल्यूएशन ऑफ नीड ऑफ कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। दैट मीन्स कि कैरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करने की क्या आवश्यकता है, इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। और साथ में इसमें कंटेंट सिलेक्शन, मतलब कि कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए जो स्टूडेंट्स के नीड एवं रुचि के अकॉर्डिंग हो, इन सारे के ऊपर भी डिस्कशन किया जाता है। तो कैरिकुलम पॉलिसी बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि समय समय पर कैरिकुलम में अलग अलग तरह की पॉलिसी बनाकर कैरिकुलम में संशोधन किया जाता है। तो कैरिकुलम को डेवलप करने, कैरिकुलम पॉलिसीज बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव यह होता है कि इस कैरिकुलम की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाना, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए भी इसका बार बार कैरिकुलम पॉलिसी में संशोधन किया जाता है। उसके अलावा इसके लक्ष्यों को भी स्पष्ट रूप से तैयार किया जाना चाहिए और साथ में इसमें जो भी सामग्री पढ़ाई जाती है उसके संगठन पर भी फोकस किया जाता है। इसके अलावा शिक्षण की प्रक्रिया, सीखने के अनुभवों को भी व्यवस्थित किया जाता है और उस तक पहुंचने के लिए योजनाएं बनाई जाती है। तो इस तरह कैरिकुलम पॉलिसी को डेवलप किया जाता है। समय समय पर समाज को परिवर्तन, समय समय पर समाज में जो परिवर्तन आते हैं उसके आधार पर कैरिकुलम को भी आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तित किया जाता है, ताकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समाज व बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि गुरुकुल प्रणाली जो भारत का एशियन पीरियड में थी, उस समय से लेकर अभी तक में कैरिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम में बहुत तरह के परिवर्तन हुए। गुरुकुल प्रणाली में कैरिकुलम का कोई भी फॉर्मेट या फिर उस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यह परिवर्तित होते चला गया और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति 1854 ईस्वी में आई, जब चार्ल्स वुड को ब्रिटिश ऑफ इंडिया के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्हें 1854 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जो थे लॉर्ड डलहौजी के सामने शिक्षा के बारे में एक डिस्पैच भेजने का कार्य मिला और उस डिस्पैच को वुड डिस्पैच कहा गया और यह वुड डिस्पैच ही भारतीय शिक्षा में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि इस वुड डिस्पैच में घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा नीति का एक नया रूप तैयार किया गया और इस नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम की एक रूपरेखा तैयार की गई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्राच्य भाषा और साहित्यिक भाषा को स्थान दिया जाए। पहला था प्राच्य भाषा और साहित्य। प्राच्य भाषा और साहित्य को स्थान दिया जाए। दूसरा था प्राच्य भाषा का मतलब है कि भारतीय भाषा जो प्राचीन भारत में चली आ रही थी। दूसरा है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान दिया जाए।
पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अर्थात जो यूरोपियन भाषा था उसे स्थान दिया जाए। फिर तीसरा यह था कि धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट दी जाए। धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट के अंतर्गत मिशनरी स्कूल्स में धार्मिक शिक्षा दी जाने की छूट दी गई और साथ में सरकारी स्कूल्स की लाइब्रेरी में बाइबल को रखना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत कि क्या क्या कैरिकुलम में सुधार किए गए। बेसिक शिक्षा 1963 में आई थी और बेसिक शिक्षा के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया गया, जिसमें बताया गया कि हस्तकला एवं उद्योग को स्थान दिया जाए। हस्तकला या हस्तकौशल, हस्तकला एवं उद्योग को स्थान दिया जाए। हस्तकला के अंतर्गत कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, चर्म कार्य अर्थात जो मोची बनाते हैं जूता वगैरह उससे रिलेटेड, पुस्तक, मिट्टी के सामान, मछली पालन, ये सारे इसके अंतर्गत आते थे। दूसरा है मातृभाषा अर्थात मदर टंग। मातृभाषा के विषय में बोला गया कि मातृभाषा को स्थान दिया जाना चाहिए। तीसरा यह बोला गया कि हिंदी अर्थात उस समय हिंदी मातृभाषा नहीं थी, इसलिए हिंदी को भी स्थान दिया जाए। उसके बाद इसमें व्यवसायिक गणित को स्थान दिए जाने की बात की गई। व्यवसायिक गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, इन सारे सब्जेक्ट्स को स्थान दिए जाने की बात की गई थी। व्यवसायिक गणित के अंतर्गत अंकगणित, बीजगणित, नापतोल को मुख्य स्थान दिए जाने की बात की गई थी। फिर सामाजिक विषय में सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। सामान्य विज्ञान में प्राकृतिक निरीक्षण, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गृह विज्ञान को स्थान दिया गया। इसके अलावा म्यूजिक अर्थात संगीत, चित्रकला, पेंटिंग, ड्राइंग, इन सारे को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उसके बाद फिर स्वास्थ्य विज्ञान को भी यहाँ महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत सफाई, व्यायाम एवं खेलकूद को जगह दी गई। फिर नेक्स्ट है आचरण शिक्षा। आचरण शिक्षा में नैतिक शिक्षा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्सवों का मनाना और समाज सेवा, धार्मिक, इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसमें धार्मिक शिक्षा को कैरिकुलम के अंतर्गत नहीं रखा गया था। जैसे वुड डिस्पर्स में धार्मिक शिक्षा के लिए कुछ छूट दी गई थी, परंतु बेसिक एजुकेशन में धार्मिक शिक्षा को कैरिकुलम में कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्वास्थ्य विज्ञान, आचरण शिक्षा,
तो ये कुछ मेजर पॉइंट हैं जो बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार करिकुलम में कौन कौन से संशोधन किए गए थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ईस्वी में आया था। 1948 से 49 ईस्वी में बेसिक एजुकेशन के जस्ट बाद विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और उसके अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए। इसके अनुसार यह कहा गया कि पाठ्यक्रम में उन सारे विषयों को स्थान देना चाहिए जो बच्चे की रुचि के अनुसार हो और साथ में स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए। और जो इंटरमीडिएट पास करके आए हैं उन्हीं को स्नातक में प्रवेश मिलना चाहिए। स्नातक स्तर पर सभी वर्गों अर्थात कला, विज्ञान एवं कॉमर्स मतलब व्यवसाय के लिए करिकुलम को विस्तृत किया गया और उसमें छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन की पर्याप्त छूट दी गई। इसके अलावा सामान्य शिक्षा अर्थात जनरल एजुकेशन एवं धार्मिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया गया। सामान्य शिक्षा अर्थात जनरल एजुकेशन एवं धार्मिक शिक्षा। अर्थात रिलीजियस एजुकेशन को भी स्थान दिया गया। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा और सामान्य एजुकेशन में भी समन्वय बनाने के लिए की बात की गई और सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में भी कोरिलेशन की बात की गई। इसके अलावा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रीय भाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया। अंग्रेजी मातृभाषा हिंदी इनको अनिवार्य कर दिया गया। राष्ट्रीय भाषा इनको अनिवार्य किया गया। साथ में शोध कार्य के लिए कम से कम 2 वर्ष की अवधि अनिवार्य कर दी गई। शोध कार्य के लिए 2 वर्ष। तो इस प्रकार विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में संशोधन किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952-53 में किया गया और इसके अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन की बात की गई, जिसमें पाठ्यक्रम को वर्तमान जीवन से संबंधित करके पढ़ाए जाने की बात की गई और छात्रों के रुचि के अनुसार विषयों का चयन करने को पर्याप्त स्थान दिया गया। साथ में करिकुलम को व्यापक एवं लचीला बनाया गया ताकि उसमें जो भी अवकाश का समय होता है उसका सदुपयोग किया जाए और विभिन्न विषयों को इस प्रकार से समावेशित करके पढ़ाया जाए जिससे बच्चे अपनी रुचि के अनुसार उन सारे विषयों को पढ़ सकें। साथ ही पाठ्यक्रम के समस्त विषयों क्रियाओं के बीच में एक तरह का कोरिलेशन भी
करने की बात की गई। और इसमें ही शिक्षा को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला था निम्न माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और दूसरा था उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम। तो निम्न माध्यमिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया गया उसमें कुछ विषयों को अनिवार्य किया गया, जिसमें मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, और राष्ट्रीय भाषा हिंदी अगर किसी ने नहीं लिया है तो उनके लिए अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया। तो इस तरह दो भागों में बांटा गया। पहला था निम्न माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, और दूसरा था उच्च माध्यमिक। निम्न माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा सामान्य विज्ञान और हस्तशिल्प, इन सारे को कैरिकुलम में स्थान दिया गया। साथ में शारीरिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया। जबकि उच्च माध्यमिक के लिए पाठ्यक्रम के जो भी सब्जेक्ट थे उनको 7 भागों में बांटा गया। और 7 भागों के अंतर्गत मानव शास्त्र, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, को उसके अलावा वाणिज्य, कृषि, ललित कला, कृषि, ललित कला, गृह विज्ञान, यह सिर्फ लड़कियों के लिए था। को पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात की गई। और इसमें से ये सारे सब्जेक्ट में से बच्चे वैकल्पिक रूप से अर्थात ऐच्छिक ये सारे सब्जेक्ट थे, जिनमें से अपनी सुविधा के अनुसार स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कैरिकुलम में क्या क्या सुधार किए गए उसको हम लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा भी शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया था। $66 में इसका गठन किया गया और भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इसी आयोग में सर्वप्रथम किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए सिद्धांत निश्चित करने की बात की गई और उसके बाद इन सिद्धांतों के आधार पर पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। और सभी इसमें त्रिभाषी फॉर्मूला की भी बात की गई और उसमें भी संशोधन किया गया। अर्थात इसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जिसमें सबसे पहले पूर्व प्राथमिक, इस
तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें पूर्व प्राथमिक, फिर प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के बाद माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक। शिक्षा का यह स्ट्रक्चर तैयार किया गया था और साथ में त्रिभाषी फॉर्मूला में भी संशोधन किया गया, जिसमें मातृभाषा को रखा गया, हिंदी या अंग्रेजी होगी, और एक आधुनिक भारतीय भाषा को स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को स्थान दिया गया की बात की गई थी।